हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विदस के सर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट फिजिक्स में ऑप्टिक्स रेज यूनिट के अंतर्गत चैप्टर पढ़ रहे थे मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष, ह्यूमन आई एंड विजन ऑफ डिफेक्ट्स। इस चैप्टर के अंतर्गत हमने इस पिछले वीडियो में इस चैप्टर के सारे जो है न्यूमेरिकल कंप्लीट किए थे। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, प्रकाशिक यंत्र क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो प्रकाशिक यंत्र होते हैं, इन प्रकाशिक यंत्रों का जो सबसे अच्छा प्रयोग होता है, जो प्रकाश ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा का सबसे अच्छा प्रयोग प्रकाशिक यंत्रों में किया जाता है। इन प्रकाशिक यंत्रों की सहायता से हम छोटी तथा दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से बात करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करने से पहले नेत्र की सामंजन क्षमता की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस चैप्टर में भी सामंजन क्षमता का पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। सामंजन क्षमता क्या होती है? तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम किसी दूर स्थित वस्तु को देखते हैं तो इस स्थिति में हमारे नेत्र की जो मांसपेशियां होती हैं वो ढीली रहती हैं, अर्थात इनका नेत्र लेंस पर कोई दबाव नहीं रहता है। और जो यह स्थिति होती है ये श्रांत अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था? श्रांत अवस्था। जब वस्तु दूर होती है तो इस स्थिति में नेत्र की मांसपेशियां ढीली रहती हैं, नेत्र लेंस पर इनका कोई दबाव नहीं रहता है और इस अवस्था को हम श्रांत अवस्था कहते हैं। तो इस स्थिति में जो नेत्र की फोकस दूरी होती है बढ़ जाती है और दूर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पर बन जाता है और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक, लेकिन जब यही वस्तु हमारे निकट आ जाती है तो इस परिस्थिति में हमारी जो नेत्र की मांसपेशियां होती हैं वो ढीली हो जाती हैं। ठीक, नेत्र की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं और नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, जिससे निकट स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब जो होता है पुनः रेटिना पर बन जाता है और व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक, इस प्रकार नेत्र की मांसपेशियों द्वारा, नेत्र की मांसपेशियां ही ये समायोजित करती हैं, तो नेत्र की मांसपेशियों द्वारा आवश्यकता अनुसार नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता होती है वही क्षमता हमारी समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भाई जो समंजन क्षमता होती है उसकी भी एक सीमा होती है। भाई जैसे जैसे वस्तु हमारे निकट आती है नेत्र की मांसपेशियां जो होती हैं नेत्र लेंस पर दबाव डालती रहती हैं। एक निश्चित सीमा तक ही नेत्र जो होती है, नेत्र की मांसपेशियां अपनी समंजन क्षमता लगा सकती हैं और वो होती है स्वस्थ नेत्र के लिए दूरी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, दर्शन कोण। दर्शन कोण क्या होता है भाई? दर्शन करते हैं तो कोण बनता है भाई, दर्शन कोण क्या होता है? देखिए, दर्शन कोण जो होता है इसी के कारण हमें वस्तु छोटी और बड़ी दिखाई देती है। ठीक, किसी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखना जो होता है वो दर्शन कोण पर निर्भर करता है। जैसे वस्तु हमारी दूर होती है, जब वस्तु हमारी दूर होती है तो वस्तु हमारे नेत्र लेंस पर छोटा कोण बनाती है। ठीक, इसलिए वो हमको कैसी दिखाई देती? छोटी दिखाई देती है। और जब वस्तु निकट होती है तो निकट स्थित वस्तु जो होती है हमारे नेत्र लेंस पर बड़ा कोण बनाती है, इसलिए वस्तु हमको बड़ी दिखाई देती है। तो दर्शन कोण क्या होता है? किसी वस्तु को देखने पर वस्तु द्वारा हमारे नेत्र लेंस पर बनाया गया जो कोण होता है वही कोण क्या कहलाता है? दर्शन कोण कहलाता है। क्लियर? दर्शन कोण क्या होगा? किसी वस्तु को देखने पर वस्तु द्वारा हमारे नेत्र पर बना जो कोण होता है वही कोण हमारा दर्शन कोण कहलाता है। ठीक है, और किसी वस्तु का बड़ा या छोटा दिखना जो होता है वो दर्शन कोण पर निर्भर करता है। अगर वस्तु दूर होती है तो वह वस्तु हमारे नेत्र पर छोटा दर्शन कोण बनाती है, इसलिए वस्तु हमको छोटी दिखाई देती है। और वस्तु अगर निकट होती है तो निकट स्थित वस्तु हमारे नेत्र पर बड़ा जो है कोण बनाती है, इसलिए वस्तु हमें कैसी दिखाई देती है? बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, तो वस्तु का बड़ा या छोटा दिखना किस पर निर्भर करता है? दर्शन कोण पर निर्भर करता है। क्लियर? जैसे हम कहते हैं भाई जो तारे होते हैं, तारे और चंद्रमा, तारों का जो आकार होता है वो चंद्रमा से बड़ा होता है, लेकिन हमें तारे छोटे दिखाई देते हैं लेकिन चंद्रमा हमें बड़ा दिखाई देता है। क्यों? इसका क्या कारण है? तो क्या होता है भाई, चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा की जो दूरी होती है तारों की अपेक्षा निकट होती है,
इसलिए चंद्रमा जो होता है हमारे नेत्र पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, इसलिए चंद्रमा हमको बड़ा दिखाई देता है। लेकिन जो तारे होते हैं वो चंद्रमा की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं, इसलिए वो हमारे नेत्र पर छोटा दर्शन कोण बनाते हैं, इसलिए हमको जो तारे होते हैं वो छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं भाई, ठीक, ये दर्शन कोण के अतिरिक्त एक चीज और हम देखते हैं भाई, प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता की, ये प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता क्या होती है? ठीक, प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता, देखिए जो प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता होती है इसको हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं। ठीक, ये होती क्या है भाई, जैसे कोई वस्तु हम देखते हैं, छोटी वस्तु देखते हैं, तो जो जैसे कोई छोटी वस्तु है इसको हम लेंस ले लें, उत्तल लेंस, इसकी सहायता से इसको हम देखें तो ये हमको बड़ी दिखाई देने लगती है। कैसी दिखाई देने लगती? बड़ी। तो क्या हमने वस्तु पर लेंस रख दिया तो वस्तु बड़ी हो गई? ऐसा तो है नहीं भाई। वस्तु हमें बड़ी क्यों दिखाई देगी? क्योंकि ये जो लेंस है उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रतिबिंब बनाएगा, और बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, इसलिए हमको वस्तु बड़ी दिखाई देती है। ठीक, तो हमें वस्तु बड़ी ना दिखकर उसका प्रतिबिंब बड़ा दिखता है। लेकिन कब बड़ा दिखा? जब हमने उसको प्रकाशिक यंत्र से देखा तब। ठीक, तो नेत्र ये जो होती है प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता क्या होती है कि जब हम प्रकाशिक यंत्र से किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, ठीक, प्रकाशिक यंत्र से वस्तु को देखने पर, ठीक है, प्रकाशिक यंत्र से वस्तु को देखने पर वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, प्रकाशिक यंत्र से वस्तु को देखने पर, वस्तु को देखने पर प्रतिबिंब द्वारा, है ना, पर प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र लेंस पर बना दर्शन कोण, पर बना दर्शन कोण बीटा इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटा। तथा भाई वस्तु कब दर्शन कोण बनाएगी? जब उसको आप प्रकाशिक यंत्र से नहीं देखेंगे। तो बिना प्रकाशिक यंत्र से देखे, है ना, नेत्र लेंस द्वारा या वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण अल्फा, नेत्र पर बना दर्शन कोण अल्फा, अल्फा का जो अनुपात होता है वही अनुपात हमारा क्या कहलाता है? प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता हो जाएगी m बराबर बीटा अपान अल्फा, जहां बीटा क्या होगा? प्रकाशिक यंत्र से वस्तु को देखने पर प्रतिबिंब द्वारा नेत्र लेंस पर बना दर्शन कोण, और अल्फा क्या हो जाएगा? वस्तु द्वारा बिना प्रकाशिक यंत्र से देखने पर वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बना दर्शन कोण। तो परिभाषा अगर हमें प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता की देनी हो तो हम क्या कहेंगे? प्रकाशिक यंत्र से किसी वस्तु को देखने पर वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बना दर्शन कोण तथा प्रतिबिंब तथा बिना प्रकाशिक यंत्र से देखने पर वस्तु द्वारा, नहीं गड़बड़ हो गया भाई, प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता, प्रकाशिक यंत्र से वस्तु को देखने पर वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा नेत्र लेंस पर बना दर्शन कोण बीटा तथा बिना प्रकाशिक यंत्र से देखने पर वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बने दर्शन कोण अल्फा का जो अनुपात होता है वही अनुपात हमारा क्या कहलाता है? प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहलाती है। और इसको हम किससे दर्शाते हैं? m से। m बराबर हो जाता है हमारा बीटा अपॉन अल्फा। क्लियर? अब यहां से एक बात और ध्यान देते हैं भाई हम, अब हम पढ़ते हैं प्रकाशिक यंत्र। हमारे सिलेबस में भाई 3 प्रकाशिक यंत्र है। एक हमको पढ़ना है यौगिक सूक्ष्मदर्शी, यौगिक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, एक हमें पढ़ना है खगोलीय दूरदर्शी, और एक हमें पढ़ना है परावर्ती दूरदर्शी। ये 3 टॉपिक हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट करते हैं भाई संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी भी से कहते हैं, यौगिक सूक्ष्मदर्शी। देखो भाई यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होती है? सूक्ष्मदर्शी होता है
इसका प्रयोग निकट स्थित सूक्ष्म वस्तुएं जैसे जीवाणु, विषाणु आदि को देखने के लिए किया जाता है। ठीक, जो निकट सूक्ष्मदर्शी होती है इसका प्रयोग पास स्थित, निकट स्थित सूक्ष्म वस्तुएं जैसे जीवाणु, विषाणु आदि को देखने के लिए किया जाता है। अगर हम रचना की बात करते हैं, ठीक, तो यहां से हम दोनों की रचनाओं के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। एक हमारी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या खगोली, ये यौगिक सूक्ष्मदर्शी हुई, और एक हमारी दूरदर्शी हुई। इन दोनों के में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दो उत्तल लेंस लगाते हैं। कितने उत्तल लेंस? दो। एक को हम कहते हैं अभिदर्शक लेंस जो वस्तु की तरफ होता है, और दूसरे को हम कहते हैं नेत्रिका लेंस जो नेत्र की तरफ होता है। ठीक है, अब सूक्ष्मदर्शी में हम सूक्ष्म वस्तुओं को देखते हैं, और कहां पर स्थित वस्तुओं को देखते हैं? निकट स्थित वस्तुओं को देख रहे हैं, सूक्ष्म वस्तुओं को देख रहे हैं। इसलिए जो अभिदर्शक लेंस होगा वो छोटा होगा, और जो नेत्रिका लेंस होगा वो बड़ा होगा। इसमें यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस कैसा होगा? छोटा होगा, और नेत्रिका लेंस कैसा होगा? बड़ा होगा। और खगोलीय दूरदर्शी की बात करते हैं भाई, तो उसमें हम दूर स्थित, अनंत पर स्थित जैसे तारे, ग्रह, नक्षत्र आदि को हम देखते हैं, तो वो उनका आकार बड़ा होता है। तो इस बड़ी वस्तु को देखने के लिए हम जो वस्तु की तरफ लेंस करेंगे वो बड़ा होगा, और वस्तु की तरफ लेंस कौन सा करते हैं? अभिदर्शक लेंस। तो खगोलीय दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस बड़ा होता है और नेत्रिका लेंस छोटा होता है। और यौगिक सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है? अभिदर्शक लेंस छोटा होता है, और जो होता है नेत्रिका लेंस क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए। अब इसकी हम संरचना के बारे में पढ़ेंगे भाई, क्या होती है संरचना इसकी। तो संरचना में हम लेते हैं भाई, इसमें क्या होता है? इसमें लकड़ी की अथवा धातु की एक बेलनाकार पाइप होती है। लकड़ी की अथवा धातु की क्या होती है? एक बेलनाकार पाइप होती है। इस पाइप के एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक, ये लकड़ी की अथवा धातु की एक बेलनाकार पाइप होगी। इस पाइप के एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होगा। ठीक, इस नली के दूसरे सिरे पर, ये दूसरा सिरा हो गया, दूसरे सिरे पर दंतुरदंड चक्र व्यवस्था द्वारा एक बड़े व्यास की दूसरी नली लगी होती है। ये बड़े व्यास की दूसरी नली लगी होती है। इस बड़े व्यास की दूसरी नली के दूसरे सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक, इस लेंस को हम कौन सा लेंस कहते हैं? नेत्रिका लेंस कहते हैं। ये हमारा कौन सा लेंस हुआ? अभिदर्शक लेंस हो गया। अभिदर्शक लेंस। ये हमारा कौन सा लेंस हो गया? नेत्रिका लेंस। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? ये दंतुरदंड चक्र व्यवस्था हो गई। ये हो गई दंतुरदंड चक्र व्यवस्था। ठीक, तो ये चीजें हुई भाई, ये इसकी रचना हो गई। रचना क्या हुई? इसमें पहले लकड़ी की अथवा धातु की एक बेलनाकार पाइप होती है। इस पाइप के एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है। इस उत्तल लेंस को अभिदर्शक लेंस कहते हैं। इस नली के दूसरे सिरे पर दंतुरदंड चक्र व्यवस्था द्वारा एक बड़ी व्यास की दूसरी नली लगी होती है। इस नली के दूसरे सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का एक दूसरा उत्तल लेंस लगा होता है। इस दूसरे उत्तल लेंस को हम कौन सा लेंस कहते हैं? नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक, जब वस्तु को हमें देखना होता है, तो वस्तु को जब देखना होता है तो हम अभिदर्शक लेंस को वस्तु की ओर, जबकि नेत्रिका लेंस को नेत्र की ओर करते हैं। इसमें जो दंतुरदंड चक्र व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था के द्वारा हम दोनों लेंसों की फोकस दूरी को समायोजित करते हैं। अर्थात इस दंतुरदंड चक्र व्यवस्था द्वारा ये छोटे व्यास की जो नली होती है, इसे इस बड़े व्यास की नली के अंदर किसी भी दूरी तक प्रविष्ट करा सकते हैं। ठीक, अब हम इनकी यहाँ पर जो है ये इसकी संरचना हो गई। वस्तु को देखते हैं तो अभिदर्शक लेंस को वस्तु की तरफ और नेत्रिका लेंस को नेत्र की तरफ करते हैं। ठीक, संरचना के बाद बात आती है भाई समायोजन की। समायोजन, इनकी फोकस दूरी को हम कैसे समायोजित करते हैं? ठीक, समायोजन क्या होता है? देखिए, जैसे आपने देखा होगा मूवी में कि जब शूटर जो होता है किसी की सुपारी लेता है, किलर जो होता है सुपारी लेता है तो उसको मारने के लिए जाता है। तो जब वो शूट करता है,
निशाना अपना लगाता है, तो जिस स्थान पर टारगेट पर निशाना लगाता है वहां पर क्रॉस का चिन्ह बन जाता है, बनता है। वैसे ही यहां पर दोनों लेंसों के पीछे क्रॉस तार लगे होते हैं ऐसे, ठीक। अब हम इस दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा इन दोनों लेंसों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि इनके जो है क्रॉस तार एक दूसरे के ऊपर हों, और जब क्रॉस तार दोनों के एक दूसरे पर आ जाते हैं तो इन लेंसों के मुख्य अक्ष भी क्या होते हैं, एक ही हो जाते हैं, ठीक। तो समायोजन कैसे करेंगे, हम दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा दोनों लेंसों की फोकस दूरी को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि दोनों लेंसों के जो क्रॉस तार हों वो एक दूसरे के ऊपर हों, ठीक है। अब यहां से एक बात और ध्यान दीजिए भाई, क्रॉस तार एक दूसरे के ऊपर हो जाए। अगली बात ये हो गई भाई, अब हम यहां से बनेंगे, अगली कंडीशन होती है प्रतिबिंब का बनना। क्या होती है भाई, प्रतिबिंब का बनना। इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब का बनना। देखो भाई, यहां से हम ये तीनों हेडिंग मिटा रहे हैं, ठीक। लास्ट हेडिंग हमारी क्या है, प्रतिबिंब का बनना। दो मिटा दिया क्योंकि डेरिवेशन भी हमें करना है और इसी में आना है। प्रतिबिंब का बनना, ठीक ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अगले स्टेप में प्रतिबिंब का बनना। देखिए प्रतिबिंब का बनना इसमें कैसे होता है, तो चाहे आप खगोलीय दूरदर्शी पढ़िए या यौगिक सूक्ष्मदर्शी पढ़िए, दोनों में प्रतिबिंब के बनने में एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो नेत्रिका लेंस होता है, ठीक है, नेत्रिका लेंस सदैव अंतिम प्रतिबिंब बनाता है, और जो अंतिम प्रतिबिंब बनाता है वो आभासी बनाता है। कैसा बनाता है, आभासी बनाता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, नेत्रिका लेंस आपका उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में आपका आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु उसके प्रथम फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में होती है, तभी तो उत्तल लेंस आपका आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक। तो आप ये बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि जो अभिदर्शक लेंस प्रतिबिंब बनाएगा वो नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस और उसके प्रकाशीय केंद्र के बीच में आएगा, तभी ये जो प्रतिबिंब है वो नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा और नेत्रिका लेंस इस आभासी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाएगी। बात समझ में आई भाई, ठीक। और एक बात ध्यान रखना, जब आप प्रतिबिंब का निर्माण करते हो तो दोनों लेंस एक साथ नहीं बनाना, नहीं आप जो है फिगर खींचते खींचते परेशान हो जाओगे, जल्दी बनेगा नहीं, बनेगा लेकिन जल्दी नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए आप एक एक कार्य करते रहिए। जैसे हमने यहां से बनाया भाई, ये हमारा जो हो गया टेढ़ा हो गया पहले ही, ये हमारा छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस हो गया एल। ये कैसा लेंस है, उत्तल लेंस एल है, इसकी फोकस दूरी छोटी तथा द्वारक दोनों क्या है, छोटे हैं, ठीक। ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। ये हमारा अभिदर्शक लेंस है, इस अभिदर्शक लेंस के प्रकाशिक केंद्र को हम ओ से दर्शाते हैं, ठीक। ये अभिदर्शक लेंस का प्रथम फोकस हो गया एफ ई। ये हमने माना अभिदर्शक लेंस से प्रथम फोकस से कुछ दूरी पर हमारी एक वस्तु है, कौन सी, ए बी, ठीक। सूक्ष्म वस्तु हमारी ए बी है। ये जो वस्तु ए बी है, इस वस्तु ए बी से दो प्रकाश किरणें चलती, कितनी, दो प्रकाश किरणें। एक प्रकाश किरण हमारी चलती है मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस पर आपतित होती है। तो जब लेंस पर आपतित होती है, आपने पढ़ा जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती, लेंस पर आपतित होती, तो अपवर्तन के पश्चात कैसे जाती, मुख्य अक्ष के वो उसके द्वितीय फोकस से जाती है। दूसरी प्रकाश किरण हम मानते हैं लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाती है और अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है। ये दोनों प्रकाशिक किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं, भाई ध्यान दीजिए, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है, यहां पर काट रही हैं, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती वहां से मुख्य अक्ष पर हम लंब डाल देते हैं। ये मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया गया। मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब बन गया हमारा ए डैश बी डैश। ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष पर जो डाला गया लंब हमारा ए डैश बी डैश हुआ। ए डैश बी डैश हमारी वस्तु ए बी का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है। ये आपको मान लो भाई, ठीक, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपको बताया था कि ये जो प्रतिबिंब हमारा है,
ये हमारा प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए, किस लेंस के लिए? नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। और नेत्रिका लेंस इस आभासी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाएगी। नेत्रिका लेंस हमारा उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु उसके प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होती है तब। तो इसका मतलब है यहां पर कहीं Fe हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? Fe क्या हो जाएगा? नेत्रिका लेंस का प्रथम फोकस। Fe भैया क्या हो जाएगा? नेत्रिका लेंस का हो जाएगा प्रथम फोकस। समझे भाई? अब यहां से एक बात आप समझिए भाई, ये नेत्रिका लेंस का प्रथम फोकस हो गया। यहां से ये हो गया हमारा बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का एक दूसरा उत्तल लेंस। ठीक, ये हमने बनाया बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का एक दूसरा उत्तल लेंस। भाई थोड़ा ऊपर ये छोटा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझिए इसको। ठीक, ये बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का हमारा उत्तल लेंस हो गया। यही इसका कहीं द्वितीय फोकस होगा। अब ध्यान दीजिए भैया, यहां से भी कितनी प्रकाश किरणें चलेंगी? 2 प्रकाश किरणें। एक प्रकाश किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तन के पश्चात वो कहां से जाएगी? द्वितीय फोकस से जाएगी। एक दूसरी प्रकाश किरण कहां से गई? इसके प्रकाशिक केंद्र से गई, बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। वही रूल है, पालन हो रहा है। इन दोनों को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं भाई, इन दोनों को क्या करें? पीछे की ओर बढ़ाएं। ठीक, इन दोनों प्रकाश किरणों को जब पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये दोनों प्रकाश किरणें एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। ठीक, थोड़ी लाइनें टेढ़ी हो गई हैं भाई। आप लोग जब बनाएंगे तो स्केल से बनाएंगे, आपकी लाइनें जो होंगी वो सीधी हो जाएंगी। ठीक, तो ये दोनों प्रकाश किरणें एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। जहां पर काटती हैं भाई, वहां से हम मुख्य अक्ष पर लंब डाल दें, तो ये जो हो जाएगा मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब यहीं कहीं आएगा। ठीक है, A डबल डैश B डबल डैश, क्या भाई? A डबल डैश B डबल डैश। वस्तु, आभासी वस्तु A डैश B डैश का आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होगा। ठीक, कैसा होगा? आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होगा। ठीक है, अब यहां से एक बात आप ध्यान दीजिए, यहां से हमें निकालना है। तो ये जो प्रतिबिंब है भाई, नेत्र लेंस यहीं कहीं नेत्रिका के पीछे, हम अपना नेत्रिका लेंस के पीछे, ये नेत्रिका लेंस है, इसके पीछे हम नेत्र लेंस लगाएंगे, अपना नेत्र लगाएंगे। तो नेत्र इससे चिपका होगा, ये जो कोण बनाएगा प्रतिबिंब, उसे हम क्या कहेंगे? बीटा बोलेंगे। ठीक, प्रतिबिंब जो नेत्र पर कोण बनाएगा उसे बीटा कहेंगे। जब हमारी वस्तु नहीं थी तब हम देख रहे थे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से, तो ये हम मान लो यहां से देखते थे, तो वस्तु पर हमारा जो नेत्र, ये वस्तु जो है हमारे नेत्र पर जो कोण बनाती थी उसको क्या कहते थे? अल्फा कहते थे। ठीक, अब यहां से हम भाई निकाल लें आवर्धन क्षमता। ध्यान दीजिएगा भाई यहां से। ठीक, थोड़ा ऊपर लिखेंगे, थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, आप समझ जाइएगा। यहां से हम निकालेंगे भाई प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता, क्योंकि डेरिवेशन लॉन्ग है। ठीक है, और एक एक स्टेप आपकी समझ में आएगा अगर आप ध्यान देंगे तब। ठीक है, यहां से निकाल ले भाई प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। m बराबर हम लोगों ने पढ़ा होता है बीटा अपान अल्फा। क्या होता है भाई? बीटा अपान अल्फा। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। देखो यहां से अल्फा बीटा अत्यंत छोटे हैं, पहले हम ले लेते हैं, ये हमारा ई था, बिंदु क्या था? ई है नेत्रिका लेंस का प्रकाशिक केंद्र। ठीक, यहां से लेते हैं हम पहले समकोण त्रिभुज ई ए डैश बी डैश में अल्फा बीटा अत्यंत छोटे हैं, लिखेंगे यहां से बीटा लगभग बराबर tan बीटा, और समकोण त्रिभुज ई ए डैश बी डैश में tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक, तो ये आपने लंब डाला था, ये 90 था। 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, जिस भुजा पर दोनों कोण बने होते हैं उसे आधार कहते हैं। तो ई ए डैश बी डैश में ए डैश बी डैश इसका क्या होगा? लंब हो जाएगा। ये लिखेंगे ए डैश बी डैश लिखेंगे भाई, और आधार इसका कितना होगा? ई ए डैश अपान लिखेंगे ई ए डैश। क्लियर? ये बीटा का मान आया भाई। ठीक, इसी प्रकार अल्फा का मान निकालेंगे तो लेंगे समकोण त्रिभुज, कहां पर? ओ ए बी में, चाहे ओ ए बी में लीजिए, लेना है, केवल आपको हम दिखा रहे हैं। क्योंकि जब हम बिना प्रकाशिक केंद्र से देखते हैं, तब जब नेत्र हमारे जो है प्रकाशिक केंद्र से देखते हैं, तो वस्तु हमारे नेत्र पर जो कोण बनाती है उसे हम अल्फा से दर्शाते हैं, बिना प्रकाशिक केंद्र से देखने को।
तो यहाँ पर हम प्रकाशीय केंद्र नहीं मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कितना लिखेंगे, अल्फा बराबर, ध्यान दीजिए, अल्फा बराबर लगभग बराबर tan अल्फा बराबर लंब, लंब आपका क्या होगा, ए बी, ठीक। आधार, देखिए भाई हम बिना प्रकाशीय केंद्र से देखते हैं तो वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखते हैं। वस्तु को कहाँ रखते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखते हैं। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है, डी, कितनी है, डी, ठीक है। ये समझ में आई बात भाई, डी कहाँ से रखा गया, जब हमने बिना प्रकाशीय केंद्र से देखा था तब की ये बात है। और जब बिना प्रकाशीय केंद्र से देखते हैं तो हम रखते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, उसको किससे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं, ठीक। अब ये जो अल्फा और बीटा का मान निकाला गया है उसको समीकरण 1 में रख देंगे भाई, ठीक। यहाँ से लिख रहे हैं इन लाइनों में, थोड़ा सा छिप जाएगा लेकिन आप इसको जो है समझ लेना भाई, ठीक। अल्फा तथा बीटा का मान समीकरण 1 में रखने का, ठीक। अल्फा तथा बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे भाई, तो m बराबर, देखो बीटा के स्थान पर कितना रखेंगे, a डैश b डैश अपान e a डैश, इस पूरे का बटा कितना हो जाएगा, ए बी अपान डी, ठीक। देखो भाई ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश ई ए डैश गुणे डी अपान ए बी, ठीक। या इसको हम लिख सकते हैं यम बराबर ए डैश बी डैश अपान ए बी, और इस पूरे का बटा कितना हो गया, डी अपान ए बी, नहीं सॉरी डी अपान ई ए डैश। क्लियर, इसको कह दिया समीकरण नंबर 2। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब बात ध्यान दीजिए भाई, यहां से इसी में हमको करना है, ऊपर रिफ्लेक्शन भी होता है तो वहां भी हमको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक। अब देखिए यहां से क्या देखते हैं हम, एक होता है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन जो होता है भाई, रेखीय आवर्धन को हम m से दर्शाते हैं। रेखीय आवर्धन m बराबर होता है I अपान O, और I अपान O बराबर होता है माइनस V अपान U, सॉरी लेंस V अपान U। I अपान O बराबर V अपान U होता है। I होती है प्रतिबिंब की लंबाई, O होती है वस्तु की लंबाई, V होती है प्रतिबिंब से लेंस की दूरी, और U होती है वस्तु से लेंस की दूरी, ठीक। यहां पर दो लेंस हम लगा रहे हैं, एक हमारा अभिदर्शक लेंस है, एक हमारा नेत्रिका लेंस है, ठीक। फोकस दूरी आपकी f है, प्रतिबिंब की दूरी आपकी v है, वस्तु की दूरी u है। तो ध्यान दीजिए भाई, जब हम अभिदर्शक लेंस की बात करेंगे तो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी को fo से दर्शाएंगे, ठीक है। अभिदर्शक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को vo से दर्शाएंगे, अभिदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी को uo से दर्शाएंगे, ठीक। नेत्रिका लेंस की कंडीशन में नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को fe से दर्शाएंगे, नेत्रिका लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को ve से दर्शाएंगे, और नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी को ue से दर्शाएंगे। इतनी चीजें आप ध्यान दीजिए भाई, ठीक है। अब यहां से आप देखेंगे भाई, यहां से अगर हम a डैश b डैश की बात करेंगे तो a डैश b डैश दो रूपों में यहां कार्य कर रही है। a डैश b डैश के दो रूप हैं, एक तो a डैश b डैश अभिदर्शक लेंस के लिए कार्य कर रही है प्रतिबिंब का, ठीक। किसके लिए, अभिदर्शक लेंस के लिए a डैश b डैश क्या है, प्रतिबिंब है, और नेत्रिका लेंस के लिए a डैश b डैश क्या है, आपकी आभासी वस्तु है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा भाई, रेखीय आवर्धन m बराबर I अपान O से, I अपान O बराबर होता है v अपान u, ठीक। देखो I है प्रतिबिंब की लंबाई, तो जो अभिदर्शक लेंस की बात करेंगे तो अभिदर्शक लेंस ने जो प्रतिबिंब बनाया है उसकी लंबाई है a डैश b डैश, ठीक। वस्तु की लंबाई कितनी है, AB बराबर अभिदर्शक लेंस ने प्रतिबिंब बनाया है, अभिदर्शक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी VO और अभिदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी UO, VO अपान UO। क्लियर, किसी को दिक्कत भाई? तो यहां से एक बात और ध्यान दीजिएगा भाई, यहां आप आ जाइए। अब एक बात ध्यान दीजिए, चूंकि ये पहला प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा, इसलिए आवर्धन कैसा होगा, ऋणात्मक। यहां से लिख देते हैं भाई,
चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब वास्तविक है, इसलिए आवर्धन ऋणात्मक होगा। और जब आवर्धन ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, ठीक, आवर्धन बेटा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। और जब आवर्धन ऋणात्मक होगा तो ये कितना हो जाएगा, a डैश b डैश अपान ए बी बराबर माइनस का vo अपान u, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, इसलिए आवर्धन कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक, एक बात और निकाल लेते हैं, ई ए डैश, ई आपका है नेत्रिका लेंस का प्रकाशीय केंद्र, ए डैश क्या है, ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रही है। तो ई ए डैश जो हो जाएगी वो हो जाएगी नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी, और नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी ई ए डैश बराबर हो जाएगी यू ई। देखिए भाई, इसमें हमने चिन्ह सहित किसी का मान नहीं लिया है, ना वीओ का लिया है ना यूओ का लिया है, केवल ये वास्तविक प्रतिबिंब दर्शाने के लिए लिया है। ठीक, तो ए डैश बी डैश और ई ए डैश का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में, इसलिए समीकरण 2 से, देखिए भाई समीकरण 2 से कितना हो जाएगा, m बराबर ए डैश बी डैश के स्थान पर माइनस वी ओ अपान यू ओ, ब्रैकेट में d और ई ए डैश के स्थान पर कितना रखेंगे, यू ई। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। बस सारी कहानी यहीं से स्टार्ट होगी भाई। या इसको थोड़ा और स्टाइल से लिखना चाहें तो d को हम 1 गुणे d भी लिख सकते हैं, वो आवश्यकता पड़ेगी तो लिख लेंगे, इतना समझदार आपको। ठीक, अब यहां पर 2 स्थितियां होंगी भाई, यहां से हम बात करेंगे स्थितियों की। स्थितियां, फर्स्ट स्थिति, जब अंतिम प्रतिबिंब बनता है अनंत पर, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ध्यान दीजिए भाई। जब बेटा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अंतिम प्रतिबिंब कौन बनाता है, नेत्रिका लेंस बनाता है। कौन सा लेंस बनाता है, नेत्रिका लेंस बनाता है। तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, नेत्रिका लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट। ठीक, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तो लिख दे भाई। ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तो वी बराबर इनफाइनाइट। u वस्तु की दूरी, u बराबर लिखेंगे माइनस यू ई, क्योंकि वस्तु किधर रखेंगे, बाईं ओर रखेंगे। ठीक, लेंस की जो फोकस दूरी होगी f बराबर कितनी होगी, एफ ई। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फार्मूला लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/uc। 1/f के स्थान पर एफ ई बराबर 1/v के स्थान पर इनफाइनाइट माइनस 1/u के स्थान पर माइनस यू। ये माइनस माइनस प्लस 1/f(e) बराबर 1/ इनफाइनाइट की वैल्यू 0 माइनस माइनस प्लस 1/ue। तो यहां से हम लिख सकते हैं fe बराबर ue, इसलिए समीकरण 3 से कितना हो जाएगा, आवर्धन m बराबर माइनस का vo अपान uo ब्रैकेट में d अपान एफ ई। ठीक, ये हो जाएगा। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होगी वो m बराबर हम लिखेंगे माइनस vo अपान uo और d अपान एफ ई, जहाँ vo क्या है, अभिदर्शक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, uo अभिदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी, d स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और एफ ई हो जाएगी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। देखिए, इस कंडीशन में अगर हम लंबाई निकालेंगे भाई, ठीक, तथा सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, देखो भाई सूक्ष्मदर्शी की लंबाई की बात करेंगे तो जैसे कि हम मार्कर ले रहे हैं, हम आपसे कहें इस मार्कर की लंबाई कितनी होगी, तो आप मार्कर के एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कर लोगे। तो एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच की दूरी ही मार्कर की क्या होगी, लंबाई होगी। वैसे ही जो सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी होगी उसके एक सिरे पर लेंस लगा होगा, दूसरे सिरे पर लेंस लगा होगा। ठीक, तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी ही क्या कहलाएगी, दूरदर्शी की लंबाई कहलाएगी। अर्थात ये पहला लेंस है, ठीक है, यहां से यहां के बीच की दूरी।
यहाँ पर कौन सा, ओ से ई के बीच की दूरी, ये दूरदर्शी की लंबाई कहलाएगी। ध्यान दीजिए, ओ से ए डैश की दूरी आपको पता है, ओ से ए डैश की दूरी ये आपकी कितनी है, वी ओ डैश। ठीक, यहां से यहां तक की दूरी आपकी कितनी है, यू ई है। इन दोनों को जोड़ दें तो दूरदर्शी की लंबाई ज्ञात हो जाएगी, अर्थात ओ ई को हम लिख दें ओ ए डैश प्लस ए ई डैश। ठीक, यहां से कितना लिख सकते हैं, ओ ई को ओ ए डैश प्लस ए ई डैश, यहां से देखो लिख सकते हैं ओ ई बराबर ओ ए डैश प्लस ए डैश ई। ठीक, ओ ई बराबर ओ ए डैश का मान है वी ओ और ए डैश ई का मान है यू ई। ए डैश यू का मान कितना है, यू ई, लेकिन यू ई किसके बराबर है, एफ ई के बराबर है, यू ई बराबर एफ ई। तो दूरदर्शी की जो लंबाई आ जाएगी वो कितनी आएगी, वी ओ प्लस एफ ई। ये कब आएगी, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर बनता है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन हम बात करते हैं यहीं से, सेकेंड कंडीशन, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की कहां बनता हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। ठीक, न्यूनतम दूरी पर बनता हो तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो अंतिम प्रतिबिंब कौन बनाता है, नेत्रिका लेंस बनाता है। तो V बराबर कितना लिखेंगे, D, लेकिन कैसा D, माइनस, क्योंकि देखिए भाई अंतिम प्रतिबिंब लेंस के किस ओर बन रहा है, बाईं ओर बन रहा है, नेत्रिका लेंस के बाईं ओर की सारी दूरियां ऋणात्मक लेते हैं। U बराबर हम लेंगे कितना, माइनस यू ई, बाईं ओर वस्तु है, और F बराबर एफ ई। पुनः सूत्र लगाएंगे, इसलिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। ठीक, 1/f बराबर 1/v के स्थान पर माइनस डी माइनस यू के स्थान पर माइनस यू, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, 1/f बराबर माइनस 1/d, ये माइनस माइनस प्लस 1/u, पक्षांतर कर दो, ये हो जाएगा 1/f प्लस 1/d बराबर 1/u होगा भाई। इसलिए समीकरण 3 में आ जाओ भाई। समीकरण 3 में देखो d को अगर हम बाहर कर दें, इसलिए समीकरण 3 से ध्यान दो भाई, समीकरण 3 से कितना लिख सकते थे, m बराबर माइनस वी ओ अपॉन यू ओ, ब्रैकेट में d को हम कर दे बाहर तो बचा 1/u के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, 1/fe भाई, यहां से थोड़ा जल्दबाजी में गड़बड़ कर दिए हैं भाई। ठीक, fe प्लस 1/d बराबर d, मल्टीप्लाई कर दो, m बराबर माइनस का वी ओ अपॉन यू ओ, d अपॉन एफ ई प्लस डी बाई डी, डी बनम 1। ठीक, तो m बराबर हो जाएगा माइनस का वी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक, तो वी ओ क्या हो जाएगी भाई, यहां से जो वी ओ होगा, वी ओ हो जाएगा अभिदर्शक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, यू ओ अभिदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी, डी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और एफ ई हो जाएगी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। अगर इस कंडीशन में हम लंबाई निकालें भाई, लंबाई, तो लंबाई आपकी वही होगी, क्या होगी, वी ओ प्लस यू। ठीक, तो ये हमारी संयुक्त यौगिक सूक्ष्मदर्शी थी। यो यौगिक सूक्ष्मदर्शी के लिए हमने सूत्र का निगमन भी कर लिया। ठीक, कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब क्या होता है, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब क्या होता है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अगले वीडियो में हम लोग जो खगोलीय दूरदर्शी है और जो परावर्ती दूरदर्शी है उन दोनों को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर द एंड हो जाएगा, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल। अभी इस चैप्टर के 3 वीडियो शेष हैं। ठीक, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा कम समझ में आया होगा तो इसको एक बार बैक करके आप पुनः देख लीजिएगा और स्किप मत करिएगा, तब आपकी ये समझ में आएगा। अगर आप इसको बढ़ा के देखेंगे तो ये आपकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। धन्यवाद, गुड नाइट।